Okay, so good afternoon. In today's class, we are going to study about biostats. So, what is the first of all we need to know what is the meaning of biostatics. So, the biostatics convert biological data into scientific data. तो बायोस्टेट एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकल डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर साइंटिफिक डाटा के अंदर. So the meaning of the biostat is the biostatic is the application of statistical method to organize, analyze, interpret and present biological data to draw valid conclusion and support decision making in field of biology and health science. So biostat जो है वो किस में बायोलॉजी में की फील्ड में एक इम्पोर्टेंट स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करके हम उसको बायोलॉजिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है या फिर उसको हम बार ग्राफ में या फिर टेबल की फॉर्मेट में या किसी भी तरीके से हम उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और फिर फाइनली हम उसमें से क्या निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि वो डाटा का कंक्लूजन क्या है एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड. और फिर फाइनली हम उस बायोलॉजी की फील्ड में उसके रिगार्डिंग डिसीजन पर पहुंचते हैं. और बायोस्टेट जो स्टडी है वो हेल्थ साइंस, बायोलॉजी साइंस, लाइफ साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर हम इम्पोर्टेंस देख लें किसकी बायोस्टैट की तो हम देख सकते हैं कि दे हेल्प इन समराइजिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा. जो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा होता है बायोस्टैट उसको समराइज करने में हेल्प करता है. देन प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट एंड रिड्यूस एरर. इसके अलावा बायोस्टैट की हेल्प से हम एक एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं और एरर के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज एड इन रिसर्च, मेडिकल स्टडीज़ एंड पब्लिक हेल्थ. जो बायोस्टेट होता है वो रिसर्च में, मेडिकल स्टडीज़ में और पब्लिक हेल्थ में हेल्प करता है और सपोर्ट एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक डिसीजन. इसके अलावा कुछ साइंटिफिक डिसीजन लेने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है. तो अगर हम इन शॉर्ट बायोस्टेट की बात कर लें तो बायोस्टेट प्ले वाइटल रोल इन टर्निंग डाटा इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू बेटर हेल्थ आउटकम्स. तो डाटा से हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी उस नॉलेज को हम उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्थ आउटकम में यूज़ कर सकेंगे. हम अपने डेली लाइफ में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें डाटा को कंपाइल करके एक बेटर कंक्लूजन तक पहुंच सकेंगे और फिर हम उसके रिगार्डिंग डिसीजन को ले सकेंगे. नेक्स्ट देयर आर सम बेसिक टर्म दैट वी नीड टू नो. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ पॉपुलेशन. अगर हम पॉपुलेशन के बारे में जानें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ कंप्लीट ग्रुप ऑफ अंडर स्टडी. मतलब एक पूरी पॉपुलेशन क्या होगी, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिस ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. तो वो ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा. जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सैम्पल पॉपुलेशन ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या किया, ऐड किया है. तो इस कंप्लीट पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑफ सेम काइंड के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे. बट अब अगर इसी सैम्पल पॉपुलेशन में से मैं कुछ इंडिविजुअल को क्या कर लेती हूँ, सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ. तो अब जिन इंडिविजुअल को मैंने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब मैं इनके ऊपर क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ. तो ये जो मेरा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन को मैं क्या बोलूँगी, सैम्पल पॉपुलेशन. तो सैम्पल पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन का सिलेक्टेड पार्ट. मतलब पॉपुलेशन में से मैंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट को अलग कर लिया और अब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ. सो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम से पता लग रहा है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, रैंडम पर्सन्स को, ठीक है, बिना किसी ऑर्डर के रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं. सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. तो रैंडम सैम्पलिंग में हर एक इंडिविजुअल का इस पॉपुलेशन में सेलेक्ट होने का चांस क्या होगा, इक्वल होगा. सेकेंड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमें क्या देखना है, एक ऑर्डर्ड वे में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. जैसे चूज एवरी kth number after one random start. If a population of 1000 sample 100 interval 1000 upon 100 into 10. जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम एक ऑर्डर वे में सैम्पल को गैदर कर सकते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं कि मुझे क्या करना है, रैंडमली 4 क्या स्टूडेंट क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं. बट उनके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. लाइक मैंने पहले 4 ले लिया, अब 4 के अंदर मैंने क्या किया, गैप लिया. कितने का गैप लिया, 10 का गैप लिया. तो अब मैं किस कंक्लूजन पे पहुंच गई, 14. सिमिलरली मैंने 14 में कितने स्टूडेंट का गैप लिया, 10 का लिया, तो मैं पहुंच गई 24 पे. देन मैंने 24 में 10 का गैप लिया तो मैं किस नंबर पर को मैंने चूज़ किया, 34 को. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, करेक्ट ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने फिक्स नंबर को
चूज़ किया, मैंने फिक्स नंबर के इंटरवल को के गैप के बाद मैंने जिन नंबर्स को चूज़ किया, तो ये क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग है वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, देन द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप डिवाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनस स्ट्राटा सब ग्रुप एंड देन रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, देन उन ग्रुप में से हम सैंपल को अलग करेंगे, सैंपल पॉपुलेशन को अलग करेंगे, और फिर उन ग्रुप्स में से पॉपुलेशन को डिवाइड करके हम उसे होमोजेनस स्ट्रेटा या फिर सब ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। रैंडमली सैंपल, रैंडम हम इसमें क्या करेंगे? सैंपल करेंगे, मतलब हमने पहले पॉपुलेशन को डिवाइड किया ग्रुप में और फिर हम उसको रैंडमली किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे सब ग्रुप्स में। तो ये क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। देन फोर्थ है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, जिसमें पॉपुलेशन डिवाइड इनटू क्लस्टर, देन इंटायर क्लस्टर सिलेक्टेड। तो पहले पॉपुलेशन को हम कुछ सिलेक्ट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, देन हम उन कंप्लीट क्लस्टर को सिलेक्ट करेंगे, इंटायर एक इनमें से इंटायर कंप्लीट क्लस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड द डिवाइड इन नेचुरल ग्रुप, और उसके बाद इसे हम रैंडम या फिर नेचुरल ग्रुप्स में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो भी हमने चूज़ किया है, किसको? क्लस्टर को। ठीक है, सो हम इसको डायग्राम के थ्रू हमें एक इसको कंप्लीट अच्छे से हमें विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो हम इसकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं, तो ये टर्म हमें और अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें मैंने एक पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया। ठीक है, सो इस पॉपुलेशन में हम देख सकते हैं कि कितने 12 स्टूडेंट हैं। अब मैंने इस पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली चूज़ कर लिया, मतलब वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है और हर एक इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं? इक्वल हैं। अगर मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया सपोज़ यहाँ पर, और मैंने किसको कर लिया? 5 को कर लिया, 8 को कर लिया और 10 को चूज़ कर लिया, तो हर एक इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है। मैंने रैंडमली इंडिविजुअल को एज ए सैम्पल पॉपुलेशन क्या किया? मैंने चूज़ किया फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। सो दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन जो सैम्पलिंग है, इसे क्या बोलेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। नेक्स्ट जो हम सैम्पलिंग की बात करने जा रहे हैं वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑर्डर में हमने क्या किया? एक ऑर्डर में एक गिवन डिस्टेंस के बाद, एक गिवन गैप के बाद हमने क्या किया है? स्टूडेंट को चूज़ किया है, पॉपुलेशन में से सैम्पल को चूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर 2 को क्या किया? सेलेक्ट कर लिया, सैम्पल पॉपुलेशन में एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने 3 एंड 4 मतलब 2 स्टूडेंट्स का क्या किया? गैप दिया, एंड देन हमने क्या किया? 5 को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया? 3 स्टूडेंट्स का गैप दिया। ओके, सो ये क्या है? कंप्लीट ऑर्डर हो रहा है कि पहले हमने 2 स्टूडेंट का गैप दिया, उसके बाद हमने कितने का गैप दिया? 3 स्टूडेंट का गैप किया, और फिर हमने किसको सिलेक्ट किया? 8 को। देन हमने क्या किया? अगेन हमने क्या किया? 2 स्टूडेंट का क्या किया? गैप किया, और 11 को सिलेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? गैप कर रहे हैं, और फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक ऑर्डर सिस्टमेटिक तरीके से जो सैम्पलिंग हो रही है एक फिक्स नंबर में, तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम ये देख सकते हैं, हमने पहले कंप्लीट जो हमारे पास पॉपुलेशन का ग्रुप था उसको हमने क्या कर दिया? क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? ग्रुप्स में, फर्दर ग्रुप्स में, या आप इनको क्लस्टर भी कह सकते हैं, हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। अब इन क्लस्टर्स में से हमें क्या करना है? जो हर एक क्लस्टर में से हमें क्या करना है? एक एक इंडिविजुअल को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। जैसे कि थर्ड जो क्लस्टर है, मैंने इसमें से किसको सेलेक्ट कर लिया? इसमें से मैंने इसको 5 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने जो सेकंड ग्रुप का क्लस्टर है उसमें से मैंने 8 को रैंडमली आउट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जैसे फर्स्ट क्लस्टर है इसमें देख सकते हैं कि मैंने 10 को सिलेक्ट कर लिया। सो इसी तरीके से हमें क्या करना है? स्ट्रेटिफाइड में कंप्लीट पॉपुलेशन को पहले ग्रुप्स में डिवाइड करना है, देन ग्रुप में से उनमें पर्टिकुलर एक, हर ग्रुप में से एक एक इंडिविजुअल को रैंडमली हमें क्या करना है? उसे सिलेक्ट करना है इन आवर सैम्पल पॉपुलेशन फॉर स्टडिंग पर्पस। देन नेक्स्ट क्या है? क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है? कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसको हमने डिफरेंट क्लस्टर, या फिर आप ग्रुप बोल सकते हैं, हमने इन्हें डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। देन हम क्या कर रहे हैं? हमें जो सैम्पल के लिए पॉपुलेशन, जो हमें पॉपुलेशन में से सैम्पल निकालना है, वो हमें इस कम्प्लीटली एक, इनमें से कम्प्लीटली सिर्फ एक क्लस्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ये लास्ट वाला क्लस्टर चूज़ किया है तो मुझे सिर्फ ये दोनों इंडिविजुअल जो इस क्लस्टर में आ रहे हैं इनको एक साथ चूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने 11 और 12 को एक साथ चूज़ कर लिया। सिमिलरली अगर मैं इस क्लस्टर को चूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो मुझे 5 और 6 दोनों इंडिविजुअल को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग ऐसी क्या कहते हैं? क्लस्टर्ड सैम्पलिंग कहते हैं। सो आई होप आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, हमें यहाँ पर सैम्पलिंग टेक्निक्स दे रखी हैं, और ये एक क्वेश्चन है, ये एक PYQ क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का, जिसमें हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स दे रखी हैं और इसके सामने उसके क्या दे रखे हैं? फीचर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है? मैच द कॉलम करना है।
तो सबसे पहले जैसे स्ट्रेटिफाइड क्या लिखा है, सैम्पलिंग लिखा है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने यहाँ पर देखा था कि हमने एक पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा या ग्रुप में डिवाइड कर दिया, देन हर एक ग्रुप में से हमने एक इंडिविजुअल को क्या कर दिया, सैम्पलिंग के लिए चूज़ कर लिया। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सो द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड क्लस्टर एंड ए सैम्पल ऑफ ग्रुप और क्लस्टर इज चूज यूजिंग ए प्रोबेबल मेथड। तो हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया किसमें, ग्रुप में और क्लस्टर में, और उसमें से हमने जो सैम्पल है, ठीक है, ग्रुप और क्लस्टर में जो हमने सैंपल इकट्ठा किया है वो हमने प्रोबेबिलिटी मेथड के थ्रू उसको सेपरेट कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम देखा था, इसको माइंड में रख के हम इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, जिसमें सैम्पल आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब हर एक पॉपुलेशन में हर एक इंटरवल के दौरान हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ये फर्स्ट हो गया और बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। देन हमारे पास है क्या, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हमने क्या देखा था, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हमने ये देखा था कि हमने ग्रुप को क्लस्टर में डिवाइड कर लिया था और उसी क्लस्टर में से हमने इंडिविजुअल को क्या किया था, चूज़ किया था। सो इसका हम चूज़ करेंगे सेकंड आंसर। सो द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू ग्रुप और क्लस्टर। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को ग्रुप्स और क्लस्टर में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद उस ग्रुप एंड क्लस्टर में से हमें क्या करना है, सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। सो इस मान लो अगर मैंने ये क्लस्टर चूज़ किया तो मुझे इन्हीं दोनों इंडिविजुअल को एक साथ लेना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, सैम्पलिंग के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग है उसका नाम है अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग। सो अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग के नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है इसकी डेफिनेशन, ओनली पार्टिसिपेंट अवेलेबल एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट आर यूज। ओके, सो इसमें क्या होगा, कुछ वही पार्टिसिपेंट अवेलेबल होंगे सैम्पलिंग में जो क्या करना चाहते हैं, विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ उन्हें ही चूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग एंड क्लस्टर्ड सैम्पलिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट और बेसिक टर्म पर जाते हैं बायोस्टेट के रिगार्डिंग में, जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम टर्म्स देख सकते हैं वो हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नाम से ही हमें आइडिया है कि एक ऐसा फैक्टर जो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, वो क्या है, स्टेटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वो हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हाइट, वेट, एंजाइम एक्टिविटी, तो वो क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती, वो क्या होती है, टाइम के साथ में चेंज होती रहती हैं। तो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती हैं। अब वो किस टाइप का डाटा है उसके बिहाफ पर हम देख लेते हैं कि अगर डाटा क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव हो सकता है डाटा, या फिर क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव से नाम से पता लग रहा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे वो डाटा किसी नंबर की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी की हाइट हो सकती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, या वेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेल का काउंट हो सकता है। तो ऐसा न्यूमेरिक या फिर जिसको हम क्या कर सकें, वेट कर सकें, काउंट कर सकें, तो ऐसा डाटा कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। और क्वांटिटेटिव डाटा में क्या आ सकते हैं, इसमें कंटिन्यूस डाटा भी आ सकता है और एक डिस्क्रीट डाटा भी आ सकता है। कंटिन्यूस डाटा कैसा होता है कि अगर हम क्या लें, हाइट का एग्जांपल लें, तो जैसे किसी की हाइट क्या होती है, 11 होती है सेंटीमीटर, या किसी की हाइट 12 होती है, या फिर 12.4 होती है, 12.5 होती है, 13 होती है, 13.8 होती है, ठीक है, 15.2 होती है। तो इस तरीके से जो डाटा है वो किस में, पॉइंट्स में आ रहा है, और वैसा डाटा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। तो ये कंटिन्यूस डाटा किसकी फॉर्म है, ये है क्वांटिटेटिव डाटा की फॉर्म है। सिमिलरली जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा डाटा जिसमें होल नंबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउंटिंग में नंबर ऑफ सीड। अब नंबर ऑफ सीड कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, बट ये पॉइंट्स में नहीं आ सकते नंबर। सो जो नंबर पॉइंट में नहीं आते, ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, जिसमें होल नंबर आते हैं। और ऐसा डाटा जिसमें कंटिन्यूस डाटा आता है, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, और जो नंबर आते हैं वो किस में आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं। नेक्स्ट जो मैं देखते हैं वो है क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो बिल्कुल अपोजिट है क्वांटिटेटिव डाटा के, नाम से पता लग रहा है, जिसमें हमें किसी डाटा की क्वालिटी के बारे में पता लग रहा है। तो ऐसा डाटा क्या होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है, मतलब कि उसमें कोई नंबर नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें किसी मेल एंड फीमेल के बारे में, तो वो क्या है, उनकी क्वालिटी है, तो उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, ना कि क्वांटिटी की। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डाटा एंड फर्दर क्वांटिटेटिव डाटा के कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन मेथड के बारे में।
ओके, सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो मीन है उसको अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मीन निकालने का एक तरीका क्या है कि हमें सभी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन वैल्यू है हमें उन गिवन वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 20, एक के, सेकंड के 25, थर्ड के 30, फोर्थ के 35 एंड फिफ्थ के 40। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट जब हम सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो सेकंड स्टेप में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और मीन निकालने के लिए, जिसको हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मार्क्स हैं उन सभी मार्क्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब हम उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है क्या है, मीन निकल आएगा। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू निकल आएगी, वो क्या आएगी, 30 आएगी। क्लियर। सो मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम क्या देख सकते हैं कि मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ अ समेशन ऑफ एक्स। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यू, मतलब जितनी भी गिवन वैल्यू है आपको क्या कर देना है, उसका समेशन करना है, ऐड करना है। एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, एन जो वैल्यू है, कितने नंबर हैं, उनको हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद करना है और इससे आपका ईजिली मीन निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना आ गया होगा। ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी अपनी मीन निकाल सकते हैं। ओके, सो देन मीन को निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए अगर सिंपल डाटा की फॉर्म में है तो हमने अभी फॉर्मूला जो देखा था हम उसके निकाल सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो डाटा है वो सिंपल नंबर में ना देकर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा हो, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो हम जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, मतलब कितने मार्क्स आए। सपोज एक स्टूडेंट 210 मार्क्स, एक क्लास के 6 स्टूडेंट के, मतलब 210 मार्क्स जो हैं एक क्लास के 6 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, 6 स्टूडेंट जो हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं, 210 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली सेम पेपर में ऐसे 14 स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 220 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली हम इस डाटा में देख सकते हैं कि 28 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने आए हैं, 230 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। तो अगर हमें डाटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दें तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो एक्स बार अगेन इट इज़ टर्म्ड एज मीन। ठीक है, ये मीन हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, समेशन करना है किसका, एक्स एफ का। ओके, सो एक्स मल्टीप्लाई एफ अपॉन में एन। सो एक्स क्या करना है, जैसे जो मार्क्स हैं, ठीक है, सो हमें एफ फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 210 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 6 से। ओके, 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास मार्क्स थे कितने थे, 220 थे, तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 14 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी थी। सिमिलरली 230 हमारे पास मार्क्स थे, जिसको हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी 28 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हम एक्स मार्क्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एफ की आ जाएगी। सो हमारे फॉर्मूले में हमने एक्स एफ की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट में हम देख सकते हैं कि हमें किसको फाइंड आउट करना है, समेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो समेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके हमें उन सबको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो ये जो हमने ऐड कर दिया यही क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स एफ। ओके, सो सेकंड में अब हमें क्या कर देना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जो हमने फॉर्मूला निकाला। तो एक्स बार में मतलब मीन निकाल रहे हैं, समेशन किस चीज़ का, समेशन एक्स और एफ का, जो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आई है जो हमने निकाली है। तो हम ये टोटल वैल्यू लिख देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है, टोटल हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये हमने जो टोटल कर दिया उसे क्या करना है, नीचे लिखना है। सो ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, मीन की आ जाएगी। ठीक है, सो ये मीन किस चीज़ के लिए था, ये वाला फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन एन। ये फॉर्मूला आप किसके लिए निकालोगे, जब आपको मीन निकालना होगा, किस वजह से, जब उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, और जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है, ये एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, ये वाला आप फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें मीन दे रखा होगा, किसमें, सिंपल नंबर डाटा के फॉर्मेट में दे रखा होगा। सो आई होप आपको मीन के दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। अब हम अपनी इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, इसमें कंबाइन मीन क्या होता है, कंबाइन मीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन सिंपल, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, मीन देख लिया, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया हमारा आंसर। और अब हम देखने क्या जा रहे हैं, कंबाइन मीन क्या होता है।
ओके, सो अब हम देख लेते हैं कंबाइन मीन के बारे में। सो जो कंबाइन मीन है, नाम से पता लग रहा है कि हमें इसमें 2 ग्रुप का डाटा दिया होगा, ठीक है? और उस ग्रुप के डाटा में 2 ग्रुप के डाटा में जो पहला ग्रुप है, हमें उसमें नंबर भी दे रखे होंगे, ठीक है? और इसके साथ में उस ग्रुप का मीन भी हमें गिवन होगा। सिमिलरली जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है? तो उस सेकंड ग्रुप में हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी दे रखे होंगे कि उस सेकंड ग्रुप में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, और इसके साथ में उस ग्रुप का मीन क्या होगा वो भी गिवन होगा, ठीक है? तो हमें सिंपली क्या करना है, उन दोनों के मीन एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को कंबाइन कर देना है। जब हम उनको कंबाइन कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, कंबाइन मीन बन जाएगा। तो जैसे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, एक्स बार 1 एंड 2, 1 रिप्रेजेंट की पहला ग्रुप क्या है और 2 रिप्रेजेंट सेकंड ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप हो गए जिसमें एक्स बार 1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मीन, ठीक है? इनटू में n1 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट ग्रुप, प्लस में एक्स बार 2 मतलब कि जो मीन है किसका, ये मीन है ग्रुप सेकंड का, ठीक है? एंड n2 क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ग्रुप सेकंड में। तो हमें इनको क्या कर देना है, ऐड करना है अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके, फर्स्ट ग्रुप के, प्लस में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड ग्रुप के। तो इस तरीके से हम अपनी गिवन वैल्यू को जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास कंबाइन मीन आ जाएगा, ठीक है? तो हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, ओके? सो बायोस्टैटिक टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो जो ग्रुप ए में है वो कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है, 40, मतलब n1 मतलब ग्रुप 1 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 40, ओके? विद देयर, तो उनके मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55, ठीक है? सो x1 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55। सिमिलरली ग्रुप जो सेकंड है, ठीक है, ग्रुप जो सेकंड है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है, 60 प्रेजेंट है, ओके? और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ग्रुप सेकंड का मीन भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो अगर हम इसे कंबाइन मीन के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स बार 1 ग्रुप सेकंड ग्रुप इज इक्वल टू एक्स बार 1 n1 प्लस में एक्स बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस में n2। तो x1 बार की जब हम वैल्यू देखेंगे, पुट करेंगे, कितनी है, हमें गिवन थी 55, इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 40, प्लस में जो एक्स बार 2 है, मतलब कि सेकंड ग्रुप के मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 65, इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे, 60, अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप में कितने थे, हमें कितनी वैल्यू दे रखी है n1 में 40, प्लस में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड ग्रुप में कितने थे, कितनी वैल्यू दे रखी है, 60। तो हम इन सब वैल्यू को जब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कंबाइन मीन आ जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कंबाइन मीन किसका, दोनों ग्रुप का। तो आई होप आपको मीन से रिलेटेड तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है? सो इसके बाद जो हमें सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है वो क्या होती है, हमारी मीडियन। सो लेट गेट स्टार्टेड विद मीडियन नाउ। ओके नाउ, सो अभी हमें किसके बारे में बात कर लेनी है, मीडियन के बारे में। तो ये हमारी सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी है। सो द मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि मीडियन क्या होती है, एक मिडल वैल्यू होती है, बट सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है हमें उस डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है। किस केस में, मीडियन के केस में। तो पहला जो एग्जांपल है, मान लो कि जो हमारे पास डाटा है वो किस फॉर्म में है, ओड नंबर की फॉर्म में है, ठीक है? सो ओड नंबर की मतलब एक, मान लो यहाँ पर 5, 10, 15, 20 एंड 25 है। तो अगर हम इसमें नंबर डाटा का नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 जो है वो क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है? सो ओड नंबर में हमें क्या करना है, बस एक मिड, इसको हमें पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है? सो जैसे सबसे हम इसको किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो 5 सबसे छोटा, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 20 एंड देन उससे बड़ा 25। क्लियर? सो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस डाटा को अरेंज कर लिया। अब हम इस डाटा में, क्योंकि ये एक ओड नंबर डाटा है, ठीक है, इसमें कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो हम इसमें देखेंगे हमें इसमें क्या करना है, मिडल वैल्यू को चूज़ करना है। सो इसमें जो मिडल वैल्यू रहेगी, 5 और 10 एक तरफ चले जाएंगे, 20 एंड 25 एक तरफ चले जाएंगे, और जो सेंटर की वैल्यू रहेगी, मिडल वैल्यू, वो क्या होगी, 15 होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो मीडियन है वो क्या होएगा, 15 होगा, ठीक है? सो ये सबसे इजी स्टेप था किस चीज़ के लिए, अगर हमें नंबर किस में दे रखा हो, मीडियन निकालने के लिए ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हो। सेकंड जो हमें ध्यान देना है वो है इवन नंबर ऑफ वैल्यू। अगर हमें वैल्यूज़ किसकी फॉर्म में दे रखी हो, इवन नंबर की फॉर्म में दे रखी हो। सो एग्जांपल अगर हम देखें 2, 4, 6, 8, ओके? सो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर में भी हम नंबर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। सो इसमें नंबर क्या हो गया, 4, एंड 4 इज़ एन इवन नंबर, ओके? सो इवन नंबर के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इस डाटा को अरेंज तो करना ही पड़ेगा, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने सपोज इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। तो 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6 और सबसे बड़ा 8। तो अब ओड डाटा की तरह इसमें क्या हो गया, अगर मैं इसको 2 को एक तरफ लेके जाती हूँ और 2 को इस तरफ लेकर जाती हूँ तो इसमें कोई सेंट्रल वैल्यू मेरे पास एज सच अपीयर नहीं आई जिस तरीके से मुझे ओड डाटा में आई थी। तो अब मुझे इसकी सेंट्रल टेंडेंसी
फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर की दो वैल्यू हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 4 और 8, इन दोनों वैल्यू को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, इन दोनों मिडल वैल्यू को मुझे ऐड करके अपॉन में 2 बाय में 2 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा जो आंसर आएगा, जो एवरेज आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किस केस के लिए, इवन नंबर ऑफ वैल्यू के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ और इवन नंबर वैल्यू में मीडियन निकालने का डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले उसका गिवन डाटा को आपको अरेंज कर लेना है, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन अगर ओड का केस है तो बिल्कुल सेंटर वैल्यू आप लेंगे, वही आपका मीडियन निकल जाएगा। बट अगर वो इवन का केस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडल जो दो वैल्यू रहेंगी उन दोनों के वैल्यूज़ को ऐड करके उसको अपॉन में 2 मतलब उसका एवरेज निकाल देंगे, वही आपका इवन नंबर के केस में मीडियन निकल जाएगा। तो अगर मीडियन का आप एक जर्नल फॉर्मूला देख लेते हैं, तो जर्नल फॉर्मूला क्या आता है, n+1 अपॉन में 2 टूथ वैल्यू। ओके, सो इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि अगर जो डाटा है, ठीक है, जो मीडियन का डाटा है, अगर ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में था, मतलब बहुत सिंपल डाटा था, बट अगर डाटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा हो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मीडियन के लिए, वो क्या होगा, n+1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, हमें इसमें क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डाटा में हमें क्या दे रखा है, मीडियन में नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। मतलब एक सपोज करो एक टेस्ट हुआ है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स क्या क्या आए हैं, 210 आए हैं, 220, 230, 240, 250, 260 एंड 270 आए हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि ऐसे 6 स्टूडेंट हैं जिनके उसमें कितने 210 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली ऐसे 14 स्टूडेंट हैं जिसके कितने मार्क्स आए हैं उस टेस्ट में, 220 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली क्या देख सकते हैं हम कि 28 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 230 मार्क्स आए हैं। ओके, सो ये एक डाटा हो गया किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ओके, और अब इसके साथ में क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो उसको तो हमें सबसे पहले वैसे गिवन है, ठीक है, तो उसको तो हमें सबसे पहले वैसे के वैसे लिख देना है। कैसे लिख देना है, सेम एज इट इज़ लिख देना है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो 16 + 14 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यही हमारी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो 14 और जो 28 है, अगर हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करेंगे, कि जो हमारे पास क्या है, 28 है और 36 है, अगर हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। सिमिलरली 36 एंड 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 102 आ जाएगा। इसके अलावा हम अगर 18 और 10 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये ठीक है। सो अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्या है, यहाँ पर एक डाटा गिवन है, हम इसमें एक टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ओके, सो अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है इस कॉम्प्लेक्स डाटा में से, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मतलब कि एक टेस्ट हुआ है जिसमें से 210 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 210 आए हैं। सिमिलरली 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 220 मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से 28 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 230 मार्क्स आए, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, सो अगर हमें क्या दे रखा है, मार्क्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है और एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, हमें सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, 6 लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है उसमें जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 6 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारी अब ये वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, इसमें जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करेंगे, तो 20 में 28 ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 48। सिमिलरली अब हमें इस CF में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, 36, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 84। और नेक्स्ट हमें, ठीक है, जो हमारी जो नेक्स्ट क्या है, हमारी जो वैल्यू आई है 84, इसमें हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 18 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 102। सिमिलरली 102 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी किसको, 10 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। इसी तरीके से 110 CF में अगर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। और अब हम क्या कर लेंगे, CF का समेशन निकाल लेंगे, मतलब इसकी सारी वैल्यू को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, सिमिलरली हमें फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देना है, ठीक है, इसका समेशन निकाल देना है, इसका आंसर क्या आ गया, 120। क्लियर। तो अब हम ये जो हमें फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ज़रूरी था, किस चीज़ के लिए, हमारे फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो हमने जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अब इस डाटा के अकॉर्डिंग में जो हमने इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी सीखी है, अब हम इस चीज़ को अपने फॉर्मूला में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो फॉर्मूला है क्या रहने वाला है,
जैसा कि हम अपना फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है क्या देख सकते हैं हम एक इसमें। ओके, सो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, यहाँ पे n+1/2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो जैसे हमें क्या दे रखा है, एक गिवन डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 6, 14, 28, 36, 18, 10, 8। मतलब ये जो हमें डाटा जो दे रखा है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा है। किसकी फॉर्म में दे रखा है हमें डाटा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ओके, सो ये जो डाटा हमें दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस डाटा को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हमें इसके सभी डाटा को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसका समेशन कर दिया और हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो मीडियन है वो क्या है, एक पोजीशन वैल्यू है, वो क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू है। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने पहले क्या निकाला, n निकाला। सो n कैसे निकाला हमने, जो भी नंबर थे हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया था, 120 आया था। तो ये हो गया हमारा n। ओके, सो इसमें अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें +1 ऐड करना है और अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। ठीक है। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे 120 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 121/2। ठीक है। तो अब इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 61। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 61 है ये हमारा क्या है, मीडियन नहीं है। क्या है ये हमारा 61 मीडियन नहीं है, ये क्या है, एक पोजीशन है। ठीक है। तो ये जो 61 ऑब्जर्वेशन आई है ये हमें कहाँ पर इसको लोकेट करना पड़ेगा, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। इस 61 ऑब्जर्वेशन को हमें CF के कॉलम में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। सो जैसे हम वापस से अपने टेबल पर चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में जो हमारा अभी क्या आया है, पोजीशन आई है, कौन सी पोजीशन आई है, 61 पोजीशन आई है, हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि ये जो 84 नंबर है, CF है, इसी नंबर के अंडर में, इसी के अंदर में हमारी जो वैल्यू है क्या है, 61 आ सकती है। ठीक है। किसमें, इस नंबर में हमारी 61 वैल्यू लोकेट कर सकती है। तो अगर ये 61 वैल्यू क्या कर रही है, लोकेट कर रही है, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसकी जो एक्स वैल्यू है। ठीक है। सो इसकी जो सामने की जो एक्स वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी, 240 होगी। इसकी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो अब हम बता सकते हैं कि भाई इसका जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, इसकी एक्स वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यों यूज़ किया है, अगर हम इस पर देखें, बिकॉज मीडियन डिपेंड ऑन पोजीशन। जैसा कि मैंने बताया कि मीडियन किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, नॉट वैल्यू एवरेज। क्योंकि जो एवरेज वैल्यू होती है वो मीन पे डिपेंडेंट करती है, लेकिन जो पोजीशन वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियन पोजीशन वैल्यू पर डिपेंड करता है, ना कि एवरेज पे करता है। एवरेज वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है मीन, बट पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है, मीडियन। सो यू नीड टू नो वेयर द मिडल ऑब्जर्वेशन लाइज इन ऑर्डर। इसलिए हमें पहले डाटा को करेक्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमें उसकी मिडल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमने उस कॉम्प्लेक्स डाटा में जो फ्रीक्वेंसी है वो अकेली काम नहीं करेगी, तो इसलिए उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें मीडियन निकालने के लिए उस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। देन CF की वैल्यू से हम लोकेट करेंगे किसको, उसके मीडियन को। ठीक है। तो ये जो n+1/2 है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किस चीज़ के लिए, किसके लिए, मीन निकालने के लिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले आपको आपके जो डाटा है उसको किस में अरेंज कर देना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके। अपने डाटा को सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, देन आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी आप उसको CF में सर्च करेंगे, वो किस नंबर में, किस CF में लोकेट कर रही है, देन उसके जो n वैल्यू निकलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको मीडियन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अब हम क्या चल रहे हैं, जो हमारी लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी है जिसे क्या कहते हैं, मोड। हमें क्या पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सो अगर हम मोड के बारे में देख लें, सो मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डाटा सेट। तो मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक डाटा सेट में क्या आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, मतलब बार बार आने वाली वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंटली आ रही है। ठीक है। जिसका नंबर बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं।
ओके, सो द मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है, जिसमें 2 3 3 5 7 हम इसमें नंबर देख सकते हैं। ओके, सो इसमें अगर हम देखें जो 3 है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट है, मतलब कितनी बार आ रखा है, सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रखा है, बाकी सारी वैल्यू 2 5 एंड 7 एक एक बार आई हुई है। ओके, सो जो थर्ड जिसमें 3 है वो कितनी बार आया है, 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी मतलब वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा डाटा में, तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसके बाद अगर हमें फ्रीक्वेंसी का डाटा दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें हम मोड को कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं कि 6 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, 210। सिमिलरली 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 220 एंड 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 230 एंड 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 240। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 250। 10 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आए हैं 260 एंड 8 स्टूडेंट आर देयर हुज मार्क्स आर 270। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन है सबसे हाईएस्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी, 36 नंबर सबसे ज़्यादा है, मतलब 36 नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कितने आए हैं, 240 आए हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। ठीक है, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर इज़ द मोड। ओके, तो हम क्या देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी के सामने की वैल्यू जो मार्क्स हैं, तो हमारा जो मोड है होगा वो क्या हो जाएगा, 36 स्टूडेंट में जो मोड आएगा वो कितना आएगा, 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 240। सो इफ़ टू और मोर वैल्यू हैव द सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी द डाटा इज सेट टू बी मल्टी मोडाल एंड दोज वैल्यू आर द मोड। ठीक है, तो एक डाटा में क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा मोड दिख रहे हैं तो ऐसे डाटा को मल्टी मोडाल कहेंगे। ठीक है, मतलब उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत सारी हो सकती है। ओके, तो उसे क्या बोल देंगे, मल्टी मोडाल कह देंगे। मतलब सपोज करो एक डाटा ऐसा जिसमें 2, ठीक है, आ गया, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर 3 आ गया, फिर इसमें क्या आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया, फिर 5 मल्टीपल टाइम आ गया, 5 5 5 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, सपोज करो 8 क्या हो गया, मल्टीपल टाइम आ गया। तो अब इसमें क्या देख सकते हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी देखो 3 टाइम आ गई, सिमिलरली 5 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 3 टाइम आ गई, एंड 8 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 8 टाइम आ गई। तो इसमें क्या आएगा, मल्टीपल मोड्स आ जाएंगे। तो ऐसा जो डाटा होगा इसे क्या बोलेंगे, मल्टी मोडाल डाटा कहेंगे। ठीक है, सो सबसे ईजिएस्ट क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी में मोड था। ओके, तो अभी हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू। ओके, सो अभी हम क्या देख सकते हैं इसमें कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी में बात की थी मीन की। तो मीन का मीनिंग क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मतलब ये क्या होती है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है, क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तो सभी जो कंप्लीट जो डाटा होता है वो एक एवरेज वैल्यू के अराउंड होता है। ठीक है, सो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर डाटा में क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मान लो कि 2 है, ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं 2 है। ओके, और एक क्लास में मान लो जो नंबर है वो क्या हो रहा है, मान लो 25 है। ठीक है, और फिर डायरेक्ट नंबर किस पे चला गया, मान लो 120 पे चला गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे क्या आ रही हैं, एकदम फ्लक्चुएट हो रही हैं। ओके, सो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, देखो ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, माइनर एक्सट्रीम वैल्यू है, ये क्या है, मेजर एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इसमें वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा जो डाटा होता है मीन का, अगर हम बात करें तो एवरेज एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट किसकी, मीडियन की। तो मीडियन क्या एक पोजिशनल वैल्यू है, मतलब एक मिडल वैल्यू होती है। इसका एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और अगर होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल पोजिशनल वैल्यू है, तो ये इसका एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली जो मोड होता है वो क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा है, मतलब बार बार आने वाली एक वैल्यू होती है जो भी सेंट्रल वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। तो हमें क्या याद रखना है कि सिर्फ जो मीन है, ठीक है, वही सेंट्रल एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होती है, बाकी मीडियन एंड मोड पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखना है यहाँ पर, मीन के बारे में अगर हम बात कर लें तो हमें मीन क्या बताता है, एवरेज बताता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लांट हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है 10 11 12 एंड 50। ठीक है, तो मीन निकालेंगे तो हमें इन सभी वैल्यू को सम करना पड़ेगा, मतलब इनको ऐड करना पड़ेगा और अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, और मीडियन में हमें क्या करनी है, मिडल वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके, तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी एंड सबसे बड़ी, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और फिर हम क्या निकालेंगे, इस डाटा की सेंट्रल पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे 10 और 11 एक तरफ चले जाए और क्या आ जाए, 12 और 50 एक तरफ आ जाए, तो इसकी जो ये सेंट्रल वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी,
12 रह जाएगी, ठीक है। सो ये जो हमारी थर्ड जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल वे में, अगर डाटा हमारे पास बहुत सिंपल है तो। और अगर मोड की बात कर लें तो ये बहुत फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ओके। मतलब अगर 10 एग्जांपल लें कि 10 एक बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, लेकिन 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 12 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार, तो हमारा जो मोड होगा सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सेंट्रल टेंडेंसी कुछ बेसिक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको हमने क्या समराइज़ कर लिया, ठीक है। तो मीन आया हमारा 19, मीडियन आया हमारा 12 एंड मोड कितना आया हमारा 12 आया। सो दीज आर ऑल आर क्या हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इसके बाद अगर हम देख लें कि किस टाइप के डाटा के लिए हम किस टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो मीन है, ठीक है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है, और इसके लिए हमें किस टाइप का डाटा यूज़ करना रहता है, एक सिस्टमेटिक डाटा यूज़ करना पड़ता है, किस टाइप का, सिस्टमेटिक डाटा, और ये आउटलायर से सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर कोई डाटा किस टाइप से, क्वांटिटेटिव डाटा है, कैसा है, क्वांटिटेटिव जिसमें बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं, इंटरवल है, रेशियोज प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में हम कौन से डाटा को प्रेफर करते हैं, मीन डाटा को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो सिस्टमेटिक डाटा के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को, मीन को, और वो किससे सेंसिटिव होती है, आउटलायर से। आउटलायर का मतलब क्या हो गया, यही एक्सट्रीम्स वैल्यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखें कि 35 है, ओके, और इस तरफ क्या है 5000 है, और वैल्यू कैसे जा रही है 40, 45, 50, 55, 60। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे सिंपल वैल्यू मैंने 35 से लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया, और हम डायरेक्ट ठीक इस पर पहुंच गए, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पर पहुंच गए। तो ये जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, जो इस डाटा को क्या कर रही है, बहुत डिफरेंट बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा, ठीक है। सो जो मीन होता है वो आउटलायर से क्या होता है, सेंसिटिव होता है, क्लियर। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू भी बोल सकते हैं आप आउटलायर्स को, उससे क्या होता है, वो अफेक्टेड होता है। और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी मीन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात कर लें मीडियन के बारे में, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, तो उसको एक पोजिशनल वैल्यू है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर हम किस टाइप के डाटा में मीडियन वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो वो कैसा डाटा होता है, वो स्क्यूड डाटा होता है, ठीक है। स्क्यूड डाटा का मतलब एक ऐसा डाटा होता है जिसमें आउट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा डाटा क्या कहलाता है, स्क्यूड डाटा कहलाता है। और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मीडियन के लिए, एज बिकॉज जो आउटलायर्स होते हैं उससे मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी इफेक्ट नहीं होती है, आउटलायर से सिर्फ क्या इफेक्ट होता है, मीन इफेक्ट होता है। इसलिए स्क्यूड डाटा को हम प्रेफर करते हैं किस चीज़ के लिए, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। और ये आउटलायर्स या फिर एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता मीडियन, ठीक है। और अगर हमें कैसा क्वांटिटेटिव डाटा लेना है और वो ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशोज हैं उसमें, तो इस तरीके का डाटा फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को प्रेफर करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मोड की। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसा डाटा क्या सेंट्रल टेंडेंसी में हम मोड को यूज़ करते हैं, और ये भी सिमिलरली मीडियन की तरह ही आउटलायर से सेंसिटिव नहीं होता, और ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों टाइप के डाटा को फाइंड आउट करने के काम आता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास क्या एक सिस्टमेटिक डाटा है, तो सिस्टमेटिक डाटा में क्योंकि हमें क्या करना है, सेंट्रल जो एवरेज वैल्यू आएगी वही पूरे डाटा को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसमें किसकी यूज़ करेंगे, मीन का यूज़ करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर किस तरीके का डाटा है, स्क्यूड डाटा है। स्क्यूड का मतलब ये है कि आउटलायर सारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक ही तरफ में शिफ्ट हो रही है कंप्लीट। मतलब देखो पहले फ्रीक्वेंसी 35 थी, फिर 40 हुई, 45 हुई, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें एक रेगुलर इंटरवल पे चल रहा था। बट अचानक से हमने क्या देखा, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, 5000 आ गई। तो ये क्या एक एक्सट्रीम वैल्यू पर पहुंच गया, आउटलायर पहुंच गया, तो डाटा एक तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप का जो डाटा होता है, ठीक है, तो ये स्क्यूड डाटा कहलाता है, ठीक है। सो मीन इससे अफेक्ट होगा, वो आउटलायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट जो मीडियन और मोड है वो ऐसे स्क्यूड डाटा में आउटलायर से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे डाटा में हम किसको प्रेफर कर सकते हैं, मीडियन या फिर मोड को, और हम मीन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोड। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ डाटा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5, 5, 5, 7, 8, 9, 5 लिखा है, तो 5 क्या है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगा डाटा, वही डाटा क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड शो द फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बार आ रही है हमारे डाटा के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, सो यूज़ मीन फॉर सिमिट्री डाटा। मतलब जब हमें सिमिट्री डाटा यूज़ करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, मीन को। और मीडियन को किस लिए हम यूज़ करेंगे, स्क्यूड डाटा के लिए, जब आउटलायर एग्जिस्ट करेंगे। और मोड को हम कॉमन वैल्यूज़ के लिए, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।